नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण के बारे में, और साथ ही समीकरण के अंदर कितने प्रकार की होती है और उस पे बहुत सारे विविध प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उन सारे बहुचयनात्मक प्रश्नों का एक समूह, एक सेट, एक समूह और आपका एक ही लक्ष्य लेकर मैं चल रहा हूं और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जुड़े हुए एमसीक्यू बहुचयनात्मक प्रश्नों का एक समूह जो आपके सामने रहेगा, जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपको बता दूं, जब आप किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं और रास्ते पर चलते चलते, रास्तों पर चलते चलते जब मंजिल का ख्याल न आए, इसका मतलब आप समझ लेना कि आप एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं। मतलब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं और हम जब ये नहीं सोच रहे हैं कि अब मंजिल कितनी दूर है, अब हमें और कितना चलना है, तो इसका मतलब समझ लेना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यहां पर महा मैराथन दे दनादन क्विज का सीरीज। और यह है पहला प्रश्न आपका कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो पहला बात, सबसे पहले, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? वह परिवर्तन जो कि स्थायी होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो एक ही दिशा में चलती है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। मतलब जो एक बार हो गया वो फिक्स हो गया। पहली बात तो ये, मतलब एक बार जो चीज बन गई इसका मतलब वो फाइनल है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आप प्रारंभिक पदार्थ को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसका मतलब यह हुआ कि वह परिवर्तन कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो क्या क्या खूबियां थी? परिवर्तन स्थायी है, एक ही दिशा में होता है, मतलब एक ही बार होगा, और प्रारंभिक पदार्थ को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों देखना पड़ेगा, लोहे पर जंग लगना, जंग लगने का मतलब होता है लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, इसका मतलब संक्षारण हो गया। अब मेरा प्रश्न, क्या आप जंग लगे हुए लोहे से वापस यहां पर लोहे को प्राप्त कर सकते हो? क्या पुनः प्राप्त नहीं कर सकते? पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब यह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब आपका यहां पर प्रश्न, लोहे पर जंग लगा क्यों? भाई साहब, लोहे पर जंग क्यों लगा, फटाफट से बता दो। इसका मतलब यह हुआ कि लोहा जो है वो वायु और पानी से क्रिया करता है, इसीलिए लोहे पर जंग लग गया। धीरे धीरे यह एक प्रकार की मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका मतलब है कि लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। और प्रश्न पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, मतलब पहला विकल्प तो मेरा गलत हो गया। चलिए दूसरा विकल्प, दूध का दही बनना। अब पहला प्रश्न, क्या दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि यह एक स्थायी अभिक्रिया है, स्थायी परिवर्तन हो गया, वापस दही से दूध नहीं बनेगा। तो एक बात तो यही हो गई। अब दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। इसका मतलब यह भी विकल्प गलत। अब बात करते हैं भोजन का पचना, अर्थात भोजन का पाचन होना, डाइजेशन ऑफ फूड। ये भी नहीं, क्योंकि एक बार भोजन पूरी तरीके से पच गया, विखंडित हो गया, वो ग्लूकोज में बदल चुका है। तो भोजन का पाचन होना, पचे हुए भोजन से वापस भोजन को प्राप्त करना संभव नहीं, अर्थात यह भी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्यों? क्योंकि स्थायी है, पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक ही विकल्प बचा है और वो बचा है जल का बर्फ बनना, क्योंकि जल का बर्फ बनना यह एक भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो कि अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई। तो आप पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बना सकते हो, तो यह एक अस्थाई परिवर्तन है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि यहां पर आप पुनः प्रारंभिक पदार्थ, जो हमारा प्रारंभिक अवस्था में जो पदार्थ था उसको आप
पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब जल का बर्फ बनना, बर्फ से जल बनना भौतिक परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन यहां पर सही विकल्प होगा, क्योंकि प्रश्न को सही से पढ़ें, उदाहरण नहीं है ये पूछा गया नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये ऊपर के 3 विकल्प जो आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और केवल एक उदाहरण जो है वो है दोस्तों यहां पर जल का बर्फ बनना। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न जिसका पूरी तरीके से कर दिया गया पोस्टमार्टम। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और ये प्रश्न भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। सबसे पहली बात, भौतिक परिवर्तन होता क्या है? पहली बात, भौतिक परिवर्तन क्या होता है बता दूं। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि यह परिवर्तन अस्थाई होता है। पहली बात, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थाई। दूसरी बात, वापस जो है पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात पदार्थ की मूल अवस्था में, पदार्थ की मूल अवस्था में मतलब जो पदार्थ है वो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो पदार्थ की मूल अवस्था में कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह परिवर्तन जो है वह कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। अब हमें यह देखना है कि किससे हम वापस पहले वाली अवस्था पे पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए जल का वाष्प में बदलना। ये पानी है, जल है, और जल को यदि आप गर्म करते हैं तो वह द्रव से गैस अवस्था में जा रहा है। इसका मतलब है कि अवस्थाएं 3, ठोस, द्रव और गैस। द्रव से गैस में जाना, पुनः वापस वाष्प से वाष्प को वापस ठंडा करके जल में बदलना। इसका मतलब है कि जल का वाष्प में बदलना तब भी वो पानी ही था और वापस पानी बन गया तब भी वो पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि यह उदाहरण जो है वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। बिल्कुल सही विकल्प यहां पर जल का वाष्प में बदलना, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि यह अस्थायी अभिक्रिया है। पुनः पहले वाले पदार्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो बात यहां पर लिखी गई है अस्थायी है, पुनः पहले वाले पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। पदार्थ के मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसीलिए यहां पर इसको भौतिक परिवर्तन कहा गया। बात करना चाहूंगा लोहे पर जंग लगना। इसका मतलब यह विकल्प बिल्कुल गलत, क्योंकि जंग लगना अर्थात जंग लगे हुए लोहे से वापस पुनः लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है यह स्थायी परिवर्तन है और स्थायी परिवर्तन किस बात का उदाहरण दे रहा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दे रहा है। उसी प्रकार दूध से दही बनना, यह भी एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। इसका मतलब यह हुआ कि यह भी विकल्प नहीं। हमारे सामने रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार मोमबत्ती का जलना। साथियों एक बात, जब भी यह शब्द सुनाई दे जलना या जब भी यह शब्द सुनाई दे दहन होना, तो दहन होना या जलना जो है हमेशा ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लेना ये बात, क्योंकि वह रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण रहेगा। ये विकल्प भी गया। इसका मतलब यह हुआ कि मोमबत्ती का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन है। एक बात और ध्यान में रखना कि जब इसकी बात मैं कर रहा हूं, अगर प्रश्न ये होता मोम का पिघलना, अगर प्रश्न ये होता कि मोम का पिघलना, तो याद रखना मोम का पिघलना जो है दोस्तों, मोम का पिघलना जो है वह भौतिक परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि मोम का आकार बदल रहा है, केवल और केवल आकार बदल रहा है। जबकि अगर मैं यहां देखूं जलना, बत्ती का जलना, तो इसका मतलब हो गया कि वह रासायनिक परिवर्तन, जैसे कागज का जलना, जैसे लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, तो ये सारे एग्जाम्पल जलना शब्द आ गया। इसका मतलब है कि वह किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। हमारा प्रश्न था भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, और उत्तर आपके सामने है जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलते हैं दोस्तों आगे और बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही जबरदस्त, जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, अब यहां पर अम्ल लिखा है, जिंक अर्थात जस्ता, Zn जिसको लिखा जाता है,
बिल्कुल साथियों, जिंक जिसको जस्ता कहते हैं, जिंक जिसको Zn कहते हैं, जिंक जो कि एक खनिज पदार्थ है। बिल्कुल ठीक, ये तो हो गई बात यहां पर किसकी, जिंक की। अब मैं बात करता हूं यहां पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सबसे बढ़िया प्रबल अम्ल माना जाता है यहां पर, तो अम्ल यहां पर हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। और यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहा। यह एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, इसका उपयोग जो है सिंक व सैनिटरी में किया जाता है। इसका मतलब HCl एक अच्छा अम्ल माना गया है। और जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जो है वह किसी धातु के साथ करवा रहे हो, किसी धातु के साथ करवा रहे हो, तो जिंक एक धातु है, तो धातु के साथ यदि आप क्रिया करवाते हैं तो धातु और अम्ल, मैं आपको बता दूं दोस्तों, धातु और अम्ल जब भी क्रिया करते हैं, धातु और अम्ल जब भी क्रिया करते हैं तो यहां पर बनता है लवण प्लस H2। क्या बनता है, लवण प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस बनती है। तो एक बात तो तय हो गई कि जब HCl की बात कर रहे थे आप, HCl, तो वहां पर H आ रहा है, और जब H आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि पूरे में कहीं पर भी O मुझे नहीं दिखाई दिया, ये कट गया। नाइट्रोजन N मुझे नहीं दिखाई दिया, ये भी कट गया। और हाइड्रोजन मतलब H तो दिखाई दे रहा है, और हाइड्रोजन गैस यहां पर बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। अब विषय आता है कि इक्वेशन बनेगी कैसे। धातु है Zn और ये लिखा अम्ल 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लवण बन गया आपके ZnCl2 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। अब विषय आता है कि हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करोगे। साथियों बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन गैस है इसकी पहचान करेंगे पॉप टेस्ट से, पॉप टेस्ट से, अर्थात यहां पर हाइड्रोजन गैस के पास अगर कोई जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है, फट फट की ध्वनि सुनाई देती है। समझ लीजिएगा कि वह गैस जो बाहर निकल रही है वो कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अगर मुझे ऑक्सीजन की पहचान करनी है, ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जो है वो जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन श्वसन में काम आती है। तो बिल्कुल ठीक, जीवों में बात करूं तो श्वसन में काम क्या आती है, ऑक्सीजन, नंबर एक बात। नंबर दो, जलाने में सहायक है। अगर आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि वो और तेजी से जलेगी। तो ऑक्सीजन के बारे में बताया। तो यहां पर जो प्रश्न था, जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करने पर कौन सी गैस दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जो है वो सीधा निशाना लगना चाहिए आपका। और जिसका हाइड्रोजन गैस सीधा निशाना लगता है इसका मतलब है कि उसका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न कहता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन की बात फिर से, क्योंकि हमारा जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये मेरा अध्याय चल रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सारे प्रश्न भी रसायनों से जुड़े हुए मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे दोस्तों। तो यह पहली सीरीज जबरदस्त आपके लिए काम आने वाली है। एमसीक्यू, इसमें आप देखेंगे विविध प्रकार के प्रश्न होंगे, उत्तर में भी कई प्रकार के ऑप्शन निकल रहे हैं, कई प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो पूरे ध्यान देने की आवश्यकता। और ये प्रश्न जो कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, ये हमारा प्रश्न है। तो मैं बता दूं आपको कि जब पदार्थ की अवस्था, रंग, उसका आकार, उसका ताप सब कुछ बदल जाता है, अर्थात जब रासायनिक गुणों में बदलाव आता है। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव आता है, जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में यदि बदलाव है, इसका मतलब है कि वह परिवर्तन जो है वह परिवर्तन कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। मेरी पहली बात। मेरी दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह परिवर्तन जो है कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। अर्थात आप पुनः पहले वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, पुनः पहले वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, या पहले वाली अवस्था को भी आप नहीं पहुंच सकते, पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सारी बातें हमारे माइंड में होनी चाहिए जब रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब जल का ठोस में परिवर्तन। अब ठोस का मतलब यहां पर था बर्फ से, ठोस का मतलब है दोस्तों यहां पर किससे है, बर्फ से।
तो जल का बर्फ में परिवर्तन, और मुझे लगता है कि जल का बर्फ में परिवर्तन जो है वह एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है। कारण क्योंकि वापस ठोस से वापस बर्फ से वापस पानी भी बन जाएगा, बर्फ से वापस पानी भी बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह तो भौतिक परिवर्तन है, इसको काट दिया जाए क्योंकि हम पहले वाली अवस्था पे पहुंच सकते हैं। मेरा दूसरा कहता है विकल्प अलमारी पर जंग लगना। अलमारी पर जंग लगना अर्थात अलमारी क्या है? लोहे की बनी हुई। लोहा क्या है? धातु। और इस धातु पे लगा जंग, लोहे पर लगा जंग, और अलमारी पर जंग लगना अर्थात जंग क्यों लगा? पहला प्रश्न जंग क्यों लगा? क्योंकि वायु और पानी से क्रिया कर ली। किसने? लोहे ने। बचाने का तरीका क्या था? पेंट करके, ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन करके, यसद लेपन करके, बहुत सारे तरीके हैं। लोहे को, धातु को जंग से बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहां पर अलमारी पर जंग लगना जो है वो रासायनिक परिवर्तन। देखो सलाद बन रहा है, अलग अलग फलों को काटा और उससे सलाद बनाया, आकार चेंज हुआ, उनके गुणों में बदलाव नहीं आया, केवल आकार बदला, उनके गुणों में कोई बदलाव नहीं आया। अर्थात कौन सा परिवर्तन बात करूंगा? यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है साथियों, भौतिक परिवर्तन जिसकी बात करना चाह रहा हूं। तो यह भी नहीं। पेड़ को काटना तो यहां पर आकार बदला है। पेड़ को काटना, आकार बदलना, उसको शेप बदलना, और आकार बदलने की बात कर रहे हैं तो यह भी एक प्रकार का कौन सा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो प्रश्न था कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, और मैंने यहां पर टिक कर दिया है अलमारी पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बिल्कुल ठीक दोस्तों। तो आसान प्रश्न है और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर भले पढ़ा ना हो फिर भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्या क्या बातें करने वाले हैं, क्या क्या चलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैग्नीशियम फीता, फीता मतलब होता है दोस्तों रिबन जिसको कहते हैं, फीता जिसको कहते हैं रिबन। मैग्नीशियम दोस्तों, मैग्नीशियम क्या है? धातु। पहली बात, लिखा किससे जाता है? Mg से। दूसरी बात और तीसरी बात, मैग्नीशियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, अत्यंत अभिक्रियाशील, बहुत ज्यादा क्रियाशील जो है। अगर मैं धातुओं की श्रृंखला की बात करूं तो एक अच्छी अभिक्रियाशील धातु मानी जा सकती है। अब मैग्नीशियम रिबन को दोस्तों जला रहा हूं, और जलाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है। अब आप यहां पर मैग्नीशियम को जला रहे हो, आप यहां पर जला रहे हो मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम को जलाने का मतलब यह हो गया कि कैल्शियम कहां से आया? बिल्कुल गलत विकल्प। ये कैल्शियम कहां से आया? ये भी गलत विकल्प। और ये Cu अर्थात कॉपर जिसको कहते हैं, तो ये आपका है कॉपर ऑक्साइड जो कि नहीं हो सकता। उसके ऊपर आपको दे रखा है CuOS2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझा हुआ चूना काम आता है सफेदी के लिए। CuOS2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है इसको, शुष्क बुझा चूना, और उपयोग किया जाता है साथियों किसके लिए? सफेदी के लिए उपयोग में आता है। तो ये भी नहीं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो किसके साथ क्रिया करता है? जल के साथ क्रिया करके बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी यहां पर नहीं होगा। तो अब विकल्प क्या होगा साथियों? अगर कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है तो मेरे तीनों विकल्प तो गए। अब मैं बात कर रहा हूं केवल मैग्नीशियम फीते की अर्थात रिबन की। तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जला देते हो तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर साथियों, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जरा ध्यान देना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है, पाउडर बनता है। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण मतलब पाउडर की फॉर्म में हमें वो प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि यहां पर आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? MgO जो है वो आपका
बिल्कुल सही विकल्प होगा। साथियों, ये इस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो आपको बूस्ट अप करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है। ये कॉपर सल्फेट, बहुत बार ये नाम सुना होगा कि कॉपर सल्फेट CuSO4, यह है कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है दोस्तों कैसा, हरा रंग होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग होता है यहां पर नीला। चलिए, हरा कब हो जाएगा, जब उसमें लोहे की कीलें डालेंगे। लोहे की कीलें डालने पर उसका रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन था और इस कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग था नीला रंग। अब हरा कब होगा, जब आप इसी के अंदर डाल देंगे लोहे की कीलें, और जब आप इसमें लोहे की कीलें डाल देंगे तो उस समय यहां पर जो है आयरन की कीलें डालते ही आप देखेंगे इसका रंग धीरे 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 हरा होता जाएगा। पर कब, जब आप उसमें लोहे की कील डालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लोहे ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को हटा दिया। क्यों हटाया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो आपने देखा कि लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी हो गई, इसका मतलब है अभिक्रिया हो गई विस्थापन अभिक्रिया, कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। तो आपको यहां पर जो उत्तर मिला है दोस्तों वो क्या मिला है, विस्थापन अभिक्रिया। तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है वो हो गया नीला, और जिसने नीला टिक कर दिया इसका मतलब है कि वह नीला हो जाएगा वाकई में, क्योंकि उसको अंक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए रासायनिक अभिक्रिया पे तो बात कर ली, तो जरा समीकरण पे बात कर लेते हैं। तो समीकरण से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, समीकरण से जुड़ा हुआ है ये उक्त समीकरण में Na2CO3 प्लस XHCl ये कह रहा है, मतलब यहां पर ये X दे दिया है आपको। अब ये क्या है ये पता नहीं, अब X आपको पता करना है कि X यहां पर क्या होगा। सामने बना है NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको कहा जाता है लवण। सोडियम क्लोराइड जो कि लवण होता है दोस्तों, तो ये यहां पर लिखा सोडियम क्लोराइड जिसको लवण कहा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोस्टली आग बुझाने के काम आती है। जलाने के लिए तो ऑक्सीजन पढ़ा, तो बुझाने के लिए भी तो ध्यान रखो CO2, और साथ में पानी भी हो तो आग बहुत ही जल्दी बुझ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब X का मान हमें पूछा है, हमें तो केवल और केवल X का मान पूछा है। मतलब आपको केवल चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, बाकी चीजों को छोड़िए। चलिए सबसे पहले Na कितना है जरा देखो, Na यहां पर 2 है, यहां पर भी Na कितना है 2। इसका मतलब इसकी कर दो छुट्टी, Na की कर दो छुट्टी, क्योंकि Na हमारे पास पूरे हैं, बराबर है, हमें Na नहीं चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए। अब बात करते हैं CO3, ये लिखा CO3, यहां पर देखो ये C है, O2 ये रहा और एक O यहां पर, मतलब CO3 की भी कर दो छुट्टी। तो यहां पर CO2 की छुट्टी हो गई और O की छुट्टी हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिख रहा है Cl। तो आपको बता दूं उत्पाद में जो है, अगर आप इसको इस प्रकार से कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, क्योंकि हमें टिक करना है, 4 विकल्प है हमारे पास। तो अभिकारक और उत्पाद में अगर देखें तो उत्पाद में जो है वो Cl यहां पर कितने हैं, देखो उत्पाद के अंदर जो है वो Cl 2 है, जबकि अभिकारक में 1 ही था। इसका मतलब अगर आप यहां पर इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करने पर यह भी 2 और ये तो पहले से ही 2 था, तो आपको अभिकारक में 2 ऐड करना है। अगर मैं यहां पर X की जगह 2 लिख देता हूं तो यहां पर देखो H हो गया 2 और Cl भी हो गया 2। तो देखो Cl 2 और H भी 2, इसका मतलब है कि आपका विकल्प यहां पर जो है वो क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए। तो जिसका 2 टिक है इसका मतलब है कि X का मान इस पूरी समीकरण में जो X का मान है वो कितना है दोस्तों, 2 यहां पर जो है वो X का मान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि X का मान जो है वो कितना हो गया दोस्तों, 2।
तो बिल्कुल बेहतर लग रहा होगा आप सभी को और बहुत मजा आ रहा होगा, ऐसा मैं मान सकता हूं, क्योंकि ये क्विज चल रही है, एक सीरीज चल रही है दे दनादन की, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के प्रश्न देख रहे हैं। चैप्टर भले नहीं पढ़ा हो, चैप्टर का पूरा रिवीजन मिलने वाला है दोस्तों, क्विज के अलग अलग प्रकार, क्योंकि ये क्विज नहीं है, यहां पर हजारों प्रश्न और निकलने जा रहे हैं दोस्तों। तो तैयारी कर लीजिए, बूस्ट अप कर लीजिए। तो मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि जीवन में दुनिया को नहीं, जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो। हमें किसी को नहीं बदलना है, मेरे पास वाला क्या कर रहा है, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। तो जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो। दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। अगर आपने खुद को बदल लिया तो समझ लेना कि दुनिया अपने आप बदल गई। हमें नहीं चिंता करनी औरों की, क्योंकि और लोग जो है वो हमारी चिंता करेंगे यदि हमने खुद को बदल दिया। तैयारी करो, बूस्ट अप करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, इतना मजबूत कर लो कि मुकाबले में आसपास टक्कर देने वाला आपको कोई ना मिले। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपको खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो फिर से शुरू करते हैं हमारा मुकाबला। और मेरा प्रश्न कहता है CaCO3, क्या है ये CaCO3? दोस्तों, इसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर लिखा है दोस्तों। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक ही उत्पाद है, एक ही यौगिक है। और यौगिक अगर दो भागों में विभाजित हो रहा है, यौगिक का दो भागों में विभाजन होना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड बनना, और साथ में जो गैस बाहर निकल रही है वो कौन सी निकल रही है, CO2। तो किसी यौगिक का दो भागों में टूट जाना, अरे दो दोस्तों का अलग हो जाना, दो दोस्तों का बिछड़ जाना। मेले में करण और अर्जुन बिल्कुल अलग अलग हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बिछड़ गए। और अलग होना, बिछड़ना या टूट जाना कहलाता है वियोजन। और वियोजन यहां पर हमें देखना पड़ेगा, बिल्कुल सही दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर एक उत्पाद था जबकि यहां पर इसके दो भाग है। उत्पाद का टूट जाना, उत्पाद का टूट जाना, और ऐसे ही थोड़ी टूटा, टूटने के लिए हमें चाहिए थी यहां पर ऊष्मा, हीट चाहिए थी। ऊष्मा होगी, हीट होगी, तभी तो टूटेगा। तो ये यहां पर आपने देखा कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2 वियोजन, और इसी वियोजन को कहा जाता है डीकंपोजिशन या अपघटन अभिक्रिया। तो ये डीकंपोजिशन अर्थात अपघटन अभिक्रिया का आपने उदाहरण देखा। बात करूं संयोजन, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। ये यहां पर जुड़ नहीं रहे, यहां पर तो करण अर्जुन मेले में गुम हो गए दोनों ही। चलिए दोस्तों, तो जुड़ना यहां पर नहीं हो सकता। द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो, दो तत्वों का परस्पर आदान प्रदान होना, मतलब कोई नहीं, दो तत्वों का विस्थापन हो जाना, उसे कहा जाता है द्विविस्थापन, ये भी नहीं। और यहां पर विस्थापन कहता है कि अधिक अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील जिसको अपन कहते हैं। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु जब, अधिक अभिक्रियाशील धातु जब कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, कम क्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अगर विस्थापित कर देती है, हटा देती है, तो उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है यहां पर क्या, विस्थापन। तो ये नहीं तो वियोजन बचा, केवल अपघटन। और इसका अर्थ मैं बता दूं आपको, टूटना, टूट जाना। टूटना जो है किसी यौगिक का कितने भी भाग, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पर याद रखिएगा यौगिक एक ही होगा, मतलब अभिकारक में जो है वो केवल एक ही कंपोनेंट होगा। हाँ, उत्पाद में दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो है आपका सही उत्तर जो है वो क्या रहेगा दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। और जिन लोगों ने वियोजन टिक कर दिया, इसका मतलब है कि मैं तो उनको पूरे पूरे अंक देने वाला हूं। चलिए साथियों, मेरा अगला प्रश्न जो कहता है श्वसन जो है, श्वसन जो है, श्वसन मतलब श्वास लेना और श्वास को छोड़ना। बात की जा रही है श्वसन की, बात की जा रही है श्वसन की, मतलब ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं यहां पर श्वास लेने व छोड़ने की प्रक्रिया की। श्वसन मतलब श्वास लेना, श्वास का छोड़ना। अब देखिए श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, रक्त में उपस्थित, ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज,
और वह ग्लूकोज क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बदले में CO2 को बाहर निकालेगा, बदले में H2O को बाहर निकालेगा। याद रखिएगा यहां पर ऊर्जा जरूर मुक्त होगी, और ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा तो बनेगी पर साथ में ऊष्मा मुक्त हो रही है ऊर्जा के रूप में। मतलब जब अपन CO2 को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, CO2 को शरीर से जब बाहर निकाल रहे हैं तो केवल CO2 को बाहर थोड़ी निकाल रहे हैं, इसके साथ ऊष्मा भी शरीर से बाहर निकल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा का शरीर से बाहर निकलना, और ऊष्मा का शरीर से बाहर निकलना, इसका मतलब है कि वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। साथियों, ऊष्मा का बाहर निकलना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का बाहर निकलना, इसका मतलब है कि वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। अब हम यहाँ किसी को जोड़ने की बात तो कर नहीं रहे, ये भी गया। अपचयन मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन में कमी होना, ये भी हो नहीं रहा है, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर देखूं कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, तो ये भी यहाँ पर हो नहीं रहा है, और ना यहाँ पर कोई हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है, तो ये भी नहीं। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी का मतलब होता है दोस्तों ऊष्मा का अवशोषण होना, अर्थात शोषी का मतलब होता है शोषण करना, मतलब ग्रहण करना, यह भी विकल्प नहीं। तो श्वसन वह अभिक्रिया है जिसमें CO2 के साथ ऊष्मा जो है वो शरीर से बाहर निकलती है, और ऊष्मा का शरीर से बाहर निकलना कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन विद्यार्थियों ने ऊष्माक्षेपी टिक कर लिया, मतलब उसको तो पूरी तसल्ली मिल गई कि उसने सही विकल्प चूज किया, और बाकी के विकल्प क्यों कट गए? क्योंकि उनका अर्थ हमें पता था कि ये यहाँ पर नहीं हो सकता। चलिए साथियों, जबरदस्त प्रश्न है ये, शानदार प्रश्न, दिमाग की उपज बढ़ जाएगी, एकदम से माइंड जो है वो चलने लग जाएगा ऐसे प्रश्न जब हमारे सामने दिखते हैं। तो एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। हम एक जांच कर रहे थे, किसकी जांच कर रहे हैं? कौन बीमार है, किसका इलाज कर रहे हैं? एक जांच विलयन में, ये विलयन है कोई, यह एक प्रकार का विलयन है, और इस जांच विलयन में हमने जो है वो लोहे की कील ले ली। चलिए दोस्तों, लोहे की कील ले ली आपने, लोहे की कील को डुबाया गया, डुबा दिया मैंने। कुछ समय बाद देखा, थोड़ी देर बाद देखा, कुछ समय बाद मतलब थोड़ा समय बीत गया, अब देखा ये क्या हो गया, विलयन का जो रंग था वो परिवर्तित हो चुका था। उस जांच परख नली में अब कौन सा विलयन बच गया? ध्यान दीजिएगा, उस जांच परख नली में अब विलयन कौन सा था? तो मैं बता दूं कि पहले तो विलयन था कॉपर सल्फेट का, और उस समय इसका रंग था नीला। थोड़ी देर बाद मैंने यहां पर जब लोहे की कील डाली तो देखा कि लोहे की कील ने इस कॉपर को गायब कर दिया, मतलब विस्थापित कर दिया। लोहे की कील ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। आपका प्रश्न, सर ये कॉपर को विस्थापित किया क्यों? आपका प्रश्न कि सर लोहे ने कॉपर को विस्थापित किया, कॉपर को हटाया, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटाना, मतलब यह हुआ कि उसका रंग बदल देना, क्योंकि रासायनिक समीकरण यह कहती है कि रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और अवस्था में परिवर्तन, ये सारी चीजें बताती है कि वहां पर जो अभिक्रिया हुई थी वो कौन सी हुई थी? रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों आप देख ही लीजिए कि Fe ने कॉपर को हटाया, कॉपर को हटाना, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर यहां से हट गया। अब जैसे ही यहां पर कॉपर हटा तो हम देख रहे हैं विस्थापन हो गया, तो ये तो हो गई विस्थापन अभिक्रिया। तो जब कॉपर को विस्थापित किया तो यहां पर क्या नीला रंग विस्थापित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो नया क्या बना? FeSO4 बना। बाहर कौन निकला? बाहर निकला Cu। कौन सी अभिक्रिया है? यह तो विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि विस्थापित होना अर्थात अभिक्रिया मेरे सामने है और यह है विस्थापन अभिक्रिया। मतलब आपको टिक तो करना है, पर कहाँ करना है? FeSO4, रंग परिवर्तित हो गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि इसका रंग कैसा है? इसका मतलब इसका रंग, इस विलयन का रंग हरा हो गया। पहले क्या था? पहले इसका रंग था नीला और अब इसका रंग हो चुका है दोस्तों हरा। इसका मतलब यह हुआ कि हरा रंग होना, नीले से हरा होना,
रंग में परिवर्तन पहचान है रासायनिक अभिक्रिया की। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है और हमारे पास जो अब पात्र में जो उत्पाद रहा वो क्या रहा, FeSO4 दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न था और आसान प्रश्न का सॉल्यूशन भी बड़ा ही आसान था। लीजिए चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जबरदस्त प्रश्न कहता है ये लोहे को जिंक, यहां पर Zn जिसको कहते हैं जस्ता, लोहे को जिंक अर्थात जस्ता, तो लोहे को जस्ता मतलब जिंक खनिज पदार्थ से आपने लेपित कर दिया। लेपित करने का मतलब होता है लेप कर दिया। अरे प्यारे विद्यार्थियों, लेप करने की आवश्यकता क्यों थी? लोहे को जंग से जो बचाना था। तो मेरा पहला प्रश्न तो यहां पर जो है, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है वो आपने उस पर लेप कर दिया। अब ये जंग न लगे, जंग लग गया अर्थात लोहा किसी काम का न रहा, बचाने के लिए आपने, अर्थात मैं अगर ये कहूं कि हमने इसको संक्षारण से बचा लिया, किससे बचा लिया? संक्षारण से। अब यहां पर विकल्प कह रहा है एनोडीकरण। तो साथियों एनोडीकरण तो बिल्कुल गलत। रीजन क्योंकि एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर वायु से क्रिया करके धीरे धीरे ऑक्साइड की परत चढ़ती है। तो एल्यूमिनियम को बचाने के लिए जो ऑक्साइड की परत चढ़ी, हमने कहा कि एल्यूमिनियम जो धातु है वो भी अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। एल्यूमिनियम अर्थात Al, तो एल्यूमिनियम को यहां पर हमने लिखा एल्यूमिनियम को, किसको? एल्यूमिनियम को किससे बचाया दोस्तों? किससे बचाया? यहां पर संक्षारण से बचाया। तो एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए अर्थात वो न हो संक्षारित, इससे बचाने के लिए आपने लगा दी ऑक्साइड की परत। तो एल्यूमिनियम पर जो ऑक्साइड की परत जमा होती है, एल्यूमिनियम पर जो ऑक्साइड की परत जमती है उसे कहा जाता है एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की परत जमना, ऑक्साइड की परत जमना जो कि वायु से जब क्रिया होती है तो धीरे धीरे उस पर परत का निर्माण होता है जो एल्यूमिनियम को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, उसे कहा गया एनोडीकरण। विषय आता है दोस्तों गैल्वनीकरण। यही बिल्कुल सही विकल्प, क्योंकि गैल्वनीकरण का मतलब होता है यशद लेपन। और साथियों ये यशद लेपन जो है, ये यशद लेपन जिसको गैल्वनीकरण कहा अर्थात लोहे को जिंक से लेपित करना, लोहे को जिंक से लेपित करना, जिंक से, जिंक अर्थात Zn से लेपित करना, उसे कहा यशद लेपन, जिसका दूसरा नाम था गैल्वनीकरण। यही इस प्रश्न का सही विकल्प। क्रोमियम लेपन मतलब यह है कि धातुओं को जंग से बचाने के लिए, धातुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए क्रोमियम का लेप किया जाता है। और जब क्रोमियम का लेप करते हो तो उसे कहा जाएगा क्रोमियम लेपन। तो ये क्रोमियम लेपन जो है, इसका मतलब यहां पर जो है आपका सही विकल्प आपने खुद ने चयन कर लिया और वो है यशद लेपन, या फिर जिसको आप कहेंगे गैल्वनीकरण। यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही और एकदम उचित विकल्प होगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल बहुत ही मजा और आनंद आ रहा होगा आप सभी को, क्योंकि शानदार प्रश्न है और जबरदस्त। ये विज्ञान के वो प्रश्न हैं जो हर जगह, हर परीक्षा के अंदर जहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, जहां जहां पर भी इस चीज का जिक्र होता है, मतलब समझ लेना कि ये प्रश्न जो है वो विस्फोट करने वाले हैं। और यहां पर ये प्रश्न आज हम विस्फोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल शाक सब्जियों का विघटित होकर, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? दोस्तों यहां पर मैं तो सिंपल सी बता देता हूं, यहां पर गणित की शाक सब्जियां अर्थात मम्मी खाना तो बना ही रही है, जबरदस्त स्वादिष्ट खाना बनता है कि नहीं बनता है? तो खाना बनता है गैस के चूल्हे पर। तो दोस्तों यहाँ पर गैस पर जो खाना बना, इसका मतलब ये हुआ कि वो खाना पहले कैसा था? गर्म। पर मैं जब समय पर नहीं खाऊंगा तो वही खाना अब ठंडा हो चुका है। साथियों ठंडा क्यों होना? क्योंकि ऊष्मा बाहर निकल गई। खाना बनते समय ऊष्मा का निर्माण और फिर खाना ठंडा हो गया, मतलब ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का बाहर निकलना। साथियों ऊष्मा का बाहर निकलना मतलब ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। तो मैं सिंपल सी बात कहूं, ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब ऊष्मा का बाहर निकलना। ऊष्मा शोषी
अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होना, मतलब ऊष्मा ग्रहण करना। और यह उदाहरण इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जितने भी वियोजन अभिक्रियाएं होती है, जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती है, वो सारी यहां पर मैं बता दूं आपको, यह ऊष्माशोषी होती है। पर यहां पर ये एकमात्र इसका अपवाद है शाक सब्जियों का, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बिल्कुल अपवाद है ये क्या है? अपवाद। क्योंकि जो वियोजन अभिक्रियाएं होती है वो तो होती है ऊष्माशोषी, और जो संयोजन अभिक्रियाएं होती है वो होती है ऊष्माक्षेपी। पर यहां पर यह विघटित होना मतलब टूट जाना और फिर यहां पर ऊष्मा मुक्त करना, इसीलिए इसको कहा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। विस्थापन, द्विविस्थापन हो नहीं सकते। विस्थापन का मतलब होता है हटाना, विस्थापित करना। द्विविस्थापन मतलब दो तत्वों को विस्थापित करना, दो तत्वों को हटाना। और जब आप किन्हीं दो तत्वों को हटाने की बात करते हैं, इसका मतलब वो हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं, विस्थापन भी नहीं, तो आपका तो एक ही विकल्प रहा, और वो क्या रहेगा? ऊष्माक्षेपी। चलिए दोस्तों देखते हैं हम यहां पर फिर से हमारा प्रश्न जो है वो क्या कहता है। जबरदस्त प्रश्न है ये भी कि यहां पर श्वसन क्या है। तो देखो श्वसन क्या है, इस पर तो अपन ने ऑलरेडी बात कर ली। तो चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश यहां पर कहा गया सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? ध्यान दीजिएगा यहां पर, सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित। अपघटित का अर्थ होता है टूटना। अपघटित का अर्थ क्या होता है? टूटना। अपघटित का अर्थ होता है टूटना। पहली बात तो ये, जो अपघटन अभिक्रिया होती है जिसका अर्थ होता है टूटना। अब ये किससे टूट रहा है? सूर्य के प्रकाश से। मतलब ये हो गया कि यह प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। बिल्कुल, टूटना मतलब है वियोजन या अपघटन। टूटना मतलब है वियोजन या अपघटन। या तो उसको कह दो अपघटन और या उसको कह दीजिए वियोजन अभिक्रिया। तो यहां पर सूर्य के प्रकाश से टूट रहा है, उसके प्रभाव से अपघटित हो रहा है। KCl हो सकता है क्या? HCl हो सकता है क्या? NaCl हो सकता है क्या? या AgBr हो सकता है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का एक ही विकल्प है और वो है AgBr। क्या है? AgBr। उसका रीजन, क्योंकि ये जो AgBr होता है जिसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, और इसका पोस्टमार्टम करूं दोस्तों तो बता दूं सिल्वर ब्रोमाइड जो है, ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है जब यह सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है तो यहाँ पर Ag हो जाएगा अलग और Br हो जाएगा अलग। तो Ag और Br का अलग होना, और ये कब हुआ? जब सनलाइट इस पर पड़ी, अर्थात सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ा तब हुआ। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, कहाँ होता है? श्याम श्वेत, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। मतलब श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग होगा। इतनी बात आप सभी समझ गए होंगे। सिल्वर ब्रोमाइड जिसको कहा गया कि AgBr, सूर्य का प्रकाश जब पड़ा इस पर पड़ा, Ag अपने रास्ते, Br अपने रास्ते, मतलब दोनों का हो गया वियोजन। और वियोजन होने का मतलब क्या हुआ? कि अपघटन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सनलाइट पड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि सनलाइट पड़ते ही अलग अलग हो गए। तो यहां पर आपका उत्तर भी AgBr। ऐसे यहां पर AgCl भी हो सकता था, पर AgCl विकल्प में नहीं। ठीक है दोस्तों, और NaCl के लिए हमें धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, विलयन लेना पड़ेगा, तब होगा। इसीलिए ये सारे विकल्प यहां पर कट गए और आपका जो विकल्प बचा वो केवल एकमात्र विकल्प यहां पर बचा था। साथियों बढ़ना चाहूंगा आगे और बढ़ाऊंगा आपको भी। जो हमारी गाड़ी है ना वो धीरे धीरे करके जो है वो मंजिल की ओर बढ़ती जा रही है। मतलब अलग अलग प्रकार के प्रश्न और प्रश्नों का समूह और आपका सटीक निशाना यहां पर यह साबित कर देगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, इरादों में ताकत लाने के लिए, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यह जो MCQ की श्रृंखला है वो लेकर आया हूं। तो यहां पर देखो प्रश्नों का चयन, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न और जबरदस्त।
क्या निशाना लग रहा है आप जैसे होनहार विद्यार्थियों का? वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने से, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने से ऊष्मा अवशोषित होती है। जब घटित होती है ऊष्मा का अवशोषण होना, ऊष्मा का साथियों अवशोषण होना, अवशोषण, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाएगा शोषी। से मुझे याद आया यहां पर ऊष्मा शोषी। क्या याद आया? ऊष्मा शोषी। क्या होता है ऊष्मा शोषी? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सामान्य तौर पे देखा जाए तो यह एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया ही होती है, क्योंकि जब वो टूटती है तो उस समय ऊष्मा का अवशोषण होता है और इसी का मतलब यह है कि यह वियोजन अभिक्रिया का पार्ट है। अब देखो यहां पर लिखा है उपचयन, सरासर गलत, क्योंकि उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि होना, हाइड्रोजन में कमी होना। अरे साथियों, उसे कहा उपचयन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि विस्थापित कर लेना, किसी न किसी को विस्थापित करना। अब यहां कौन किसको विस्थापित करेगा? किसको किसकी पड़ी? कोई किसी को विस्थापित नहीं कर रहा। और योगशील जिसको कहा गया अर्थात जुड़ना, और जुड़ने को कहा यहां पर योगशील, अर्थात दो पदार्थ मिले और मिलकर कुछ नया बना दिया, उत्पाद बना, और इसी को कहा गया संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया, जिसको एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जा सकता है। तो हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने से ऊर्जा जो है वो अवशोषित होती है, और विकल्प भी आपको दे दिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न जो चल रहे हैं फटाफट से, और इनके उत्तर भी आप लोग दे रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा होगा आप सभी को। जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न है, और इन प्रश्नों का जब अपन उत्तर देते हैं तो बहुत ही गजब का मजा आता है। देखिए गजब का एक और प्रश्न, और जिसमें सारे समावेश, सारे विघटन एक ही प्रश्न में, वन शॉट में। सूर्य प्रकाश फिर से बता दूं अपघटित कर रहा है, अपघटित कर रहा है। आपने अभी देखा होगा इस प्रश्न को, अपघटित कर रहा है मतलब AgBr। ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जिस पर अभी अपन ने बात की थी, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। और AgBr पे बता दूं, जब यहां पर सूर्य का प्रकाश, जब यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो आपने देखा 2Ag अलग और आपने देखा Br2 अलग। तो इसका मतलब AgBr जो है वह उदाहरण हो गया यहां पर प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का। और इसी AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का सही विकल्प। H2O का विघटन, अर्थात जिसमें कहा जाता है कि H2O, जब आप यहां पर धारा प्रवाहित करते हो, H2 अलग O2 अलग, ये वियोजन का दूसरा प्रकार, वियोजन का दूसरा प्रकार। और ये प्रकार कौन सा है? इसे कहा जाता है वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, इसे कहा जाता है वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। H2O का विघटन अर्थात वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। CaCO3 अर्थात ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ये तीसरा प्रकार, 3 प्रकार के यहां पर वियोजन होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? CaCO3, जब आप इसको ऊष्मा दोगे तो CaO अलग और CO2 अलग। तो ये कौन सा अभिक्रिया का प्रकार है? ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन अभिक्रिया। NaCl की बात करूं, NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक और इसका जलीय विलयन, अगर मैं यहां पर इसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करूं तो मैं बता दूं आपको कि Na अलग और Cl अलग, इसका मतलब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वैद्युत अपघटनीय विधि। तो अपघटन के तीनों प्रकार तापीय वियोजन अभिक्रिया, अर्थात ताप के कारण यौगिक का टूटकर अलग हो जाना। फिर मैं कहूं धारा के कारण, अर्थात जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में, किसी विलयन में अगर मैं बात करूं धारा प्रवाहित करने की, तो जिसके कारण धारा प्रवाहित की वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, 2 भागों में टूट जाना, विखंडित होना, NaCl 2S2O, 2 एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। और AgBr, और जिसको कहा गया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जिसके अंदर सूर्य के प्रकाश से
AG अलग और BR जो है वो बिल्कुल अलग। तो ऐसे प्रश्न जिसमें हम यहां पर एक साथ कई सारे निशाने लगाने जा रहे हैं ऐसी इस क्लास के अंदर। देखो अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस जिसको कहा गया प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन जो है जिसको कहा गया अब सबसे पहला प्रश्न, ये प्राकृतिक गैस क्या है? पहला प्रश्न, प्राकृतिक गैस क्या है हमारा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक गैस का मतलब होता है CH4, अर्थात आप बात कर रहे हो मेथेन का। मैं आपको बता दूं मेथेन का यूज होता है CNG में। अब CNG का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये लो पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने, बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मेथेन जिसका फॉर्मूला CH4, मेथेन का कर रहे हो दहन, जैसे रावण का दहन करते हो उसी प्रकार यहां पर हो रहा है मेथेन का दहन, अर्थात दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया आपने। कोई बात नहीं, जलाने दीजिए दोस्तों। जब आपने इसको जलाया तो ऑब्वियसली बात है CO2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, साथ में 2H2O दिखेगा, बिल्कुल दिखना चाहिए 2H2, क्यों नहीं दिखेगा 2H2, बिल्कुल दिखेगा। और साथ में केवल इतना ही नहीं, हमें ऊष्मा व प्रकाश भी दिखाई देगा। और जब आपको ऊष्मा व प्रकाश दिखाई दे रहा है अर्थात ऊष्मा बाहर निकल रही है। अरे साथियों, जब जलाते हैं तो गर्मी बाहर निकलती है कि नहीं निकलती? बिल्कुल निकलती है, और निकलती है इसका मतलब है ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का उत्सर्जन होना। अरे साथियों, ऊष्मा का उत्सर्जन होना कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बात करना चाहूंगा संयोजन अभिक्रिया अर्थात जुड़ना। अब जुड़ना क्या होता है? बहुत ही सिंपल, जुड़ना मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जो है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, मिलकर जो है वो यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे कहा गया संयोजन अभिक्रिया। साथियों, अपघटन जिसका अर्थ होता है टूटना, अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना। तो ये तो हो नहीं रहा है। अब यहां पर देखो विघटन, विघटन का अर्थ भी टूटना। तो यहां पर आपको जब मेथेन को जलाया, CH4 को जलाया, तो ऊष्मा व प्रकाश मुक्त हुई, और ऊष्मा व प्रकाश मुक्त हुई इसका मतलब है वह कौन सी अभिक्रिया है? वह एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा का मुक्त होना, ऊष्मा का उत्सर्जन होना जिसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, और ये कह रहा है Fe2O3 और ये लिखा है Al, Fe2O3Al यहां पर लिखा गया है, ध्यान दो, Fe2O3 + 2Al। अब ये Al जो है वो Fe को विस्थापित कर रहा है, Fe को विस्थापित कर रहा है। किसको विस्थापित कर रहा है? Fe को। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो है उच्च अभिक्रियाशील है, ये जो है वो क्या है? उच्च अभिक्रियाशील। और यदि ये उच्च अभिक्रियाशील है उसमें कोई दोहराई नहीं। Fe आयरन जो है वो यहां पर निम्न अभिक्रियाशील है, आयरन लोहा निम्न अभिक्रियाशील है, निम्न अभिक्रियाशील। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु अगर निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करने का काम करती है तो उसे कहा जाएगा साथियों विस्थापन अभिक्रिया, या जिसको कह सकता हूं मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। अब आपके मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एल्यूमिनियम उच्च अभिक्रियाशील है और Fe निम्न अभिक्रियाशील है? मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। तो उसके लिए भी शानदार ट्रिक यहां पर जिसको आप याद करके कर सकते हो, कान्हा का मजा आला। बिल्कुल, कान्हा का मजा आला। जब फिर है प्रभु, यहां पर जब फिर प्रभु है, बिल्कुल ठीक। इतना सा याद कर लो, हमारा काम बन गया। साथियों यहां पर बता दूं, जब फिर प्रभु है इसका मतलब कान्हा का, कान्हा का मतलब ये हो गया के, ना का मतलब हो गया Na मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, Na मतलब यहां पर सोडियम, का मतलब Ca कैल्शियम, मजा मतलब Mg, आला, आला मतलब एल्यूमिनियम, मजा आला, जब बिल्कुल मजा आ रहा हम सभी को Zn, और फिर मतलब Fe, और प्रभु मतलब Pb। अब देखो आप यहां देखो,
ये Al क्या लिखा है यहाँ पर, Al एल्यूमिनियम और Fe आयरन, तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो एल्यूमिनियम Fe को हटा देगा कि नहीं हटाएगा, बिल्कुल हटाएगा। और तभी तो इसको कहा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों कहा, क्योंकि यहां पर अधिक या फिर उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करने का कार्य कर रही है, इसीलिए उसको कहा विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर यह वियोजन लिखा है, अरे वियोजन का अर्थ होता है टूटना, बिल्कुल सिंपल सी गणित है, वियोजन का अर्थ होता है टूटना, तो यहां पर कोई टूटने मुटने की बात कर ही नहीं रहे। द्वि मतलब होता है दो, अर्थात दो तत्वों का, दो परमाणुओं का, दो धातुओं का परस्पर आदान प्रदान हो जाना, द्विविस्थापन। संयोजन का अर्थ मैंने आपको बताया था जुड़ना, जिसको योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं, तो जुड़ना भी नहीं। तो यहां पर जो प्रकार आपने देखा वो देखा है विस्थापन अभिक्रिया। अगर मैं इसके पीछे प्लस ऊष्मा भी लिख देता, प्लस ऊष्मा भी लिख देता, इसका मतलब है कि वह विस्थापन के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो जाती। विस्थापन के साथ साथ कौन सी अभिक्रिया हो जाती, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पर वो तब होती जब मैं इसके पीछे क्या लिखता, प्लस ऊष्मा लिखता। समझ गए मेरी बात, बिल्कुल बहुत आनंद आ रहा होगा आप सभी को। और ये लीजिए मेरा अगला प्रश्न कहता है कॉपर सल्फेट, बहुत बार इस प्रश्न को कर लिया है और अब तक तो आपके खोपड़ी में सीधा छेद कर दिया होगा ये प्रश्न। कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है, तो ये देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट ये लिखा, जिसका रंग होता है यहाँ पर कैसा, नीला रंग। नीला रंग कॉपर सल्फेट का होता है, उसके घोल में लोहे का चूर्ण डाला, मतलब Fe डाला, और Fe जो है वो Cu को विस्थापित करेगा। फिर से आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि Fe Cu को विस्थापित करेगा, अभी ट्रिक लिखाई काना का मजा आला जब फिर प्रभु है छापा, इसको याद कर लीजिए, आपका काम बन गया। इसका मतलब Fe जो है वो Cu को विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर यहां पर ये इसको विस्थापित करता है तो क्या बाहर निकलता है, Cu बाहर निकलता है, कॉपर बाहर निकलता है। Cu मतलब क्या होता है, Cu मतलब होता है दोस्तों कॉपर, कॉपर जिसको तांबा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, तांबा, जिसका उपयोग होता है वायर में, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उस इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर का उपयोग होता है। तो यहां पर जो है इस प्रश्न का जो मैंने आपको उत्तर दिया वो क्या दिया है, कॉपर दिया है, बिल्कुल। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ये तो संभव ही नहीं, कतई नहीं। लोहा कैसे विस्थापित हो सकता है, क्योंकि लोहा तो कॉपर को विस्थापित कर रहा है। जब लोहा कॉपर को विस्थापित कर रहा है तो लोहा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा सही विकल्प जो है यहां पर डालने पर पृथक जो होगा, अलग जो होगा, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर विस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। कॉपर का हटना, किसका हटना, कॉपर का हटना, बिल्कुल ठीक दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और जबरदस्त प्रश्न। और चिप्स देखते ही मुझे याद आता है कि मुझे आलू की चिप्स खानी है। चलिए दोस्तों, ये वेफर्स की बात कर रहा है, चिप्स की बात कर रहा है, और इसके पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, चिप्स के पैकेट में गैस। बिल्कुल, दुकानों पर जाते हैं चिप्स लेने के लिए, चिप्स की थैली तो इतनी बड़ी दिखती है और चिप्स निकलते हैं थोड़े से, बाकी उसमें भर रखी होती है हवा। तो इसका मतलब ये हुआ कि धोखा कर डाला, बाहर से दिखने में इतना बड़ा, खोला तो बड़ा छोटा, मामला गड़बड़। चलिए दोस्तों, गैस डाली, क्यों डाली, क्या अमोनिया डालेंगे क्या अमोनिया डालेंगे, अरे मारना है क्या, अमोनिया डालोगे जो कि जहरीली गैस है। नहीं नहीं नहीं, क्या करोगे आप, ठिकाने लगाने चले हमें, नहीं, संभव नहीं, अमोनिया नहीं, तो क्या नाइट्रोजन डालेंगे। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर नाइट्रोजन गैस का यूज किया गया, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आपको बता दूं कि चिप्स की थैली बड़ी होती है आकार में, क्योंकि उसमें भरी जाती है गैस, और वो भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। उसका रीजन क्या है आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। इतनी बड़ी थैली में चिप्स थोड़े से गैस भरी, कारण क्या, कारण था कि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो उस चिप्स से ऑक्सीजन से क्रिया होने से बचाता है। अगर चिप्स में अगर ऑक्सीजन गैस है तो वह चिप्स हो जाएगी ऑक्सीकृत। क्या हो जाएगी, ऑक्सीकृत। तो ऑक्सीजन के यूज करने से तो वह उपचयित हो जाएगी,
और उपचयित होते ही समझ लेना चिप्स का स्वाद जो है वो बदल गया, उसकी स्वाद के साथ साथ उसकी गंध में बदलाव आ गया। मतलब ये पदार्थ तो हो गया भाई साहब विकृत गंधीय, मामला ही बिगाड़ दिया, मेरे पैसे तो गए पानी में। कहाँ गए? पानी में, क्योंकि जो चिप्स ली वह चिप्स थी खराब, उसका स्वाद बदला हुआ था, उसकी गंध में कुछ बदलाव आ गया था। इसका मतलब हमारे पैसे तो गए, तो बिल्कुल गए, इसका मतलब कोई अर्थ नहीं रहा। तो स्वाद बदल जाना, रंग में, यहां पर गंध में बदलाव आ जाना, उसे कहा जाता है विकृत गंधीय। तो ऑक्सीजन डालने से तो वह उपचयित हो जाए, अरे ऑक्सीजन से उपचयन न हो, उपचयित न हो, इसी के लिए तो हमने नाइट्रोजन गैस को उसके अंदर भरा था, और नाइट्रोजन गैस को भरकर उस थैली को बिल्कुल अक्रिय बना दिया, जिसके कारण हमारा चिप्स लंबे समय तक, हमारे जो चिप्स के पैकेट के अंदर जो चिप्स भरा हुआ, भले थोड़ा ही भरा हुआ हो, वो लंबे समय तक बिल्कुल सुरक्षित रहे, उसके स्वाद, उसके गंध में कोई बदलाव न आए। इसीलिए तो हमने नाइट्रोजन का उपयोग किया। नाइट्रोजन वो गैस है दोस्तों जो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाती है। 78% अगर कोई गैस वायुमंडल के अंदर है तो वह गैस भी कौन सी है? 78, ध्यान दीजिएगा, 78% किसका है? नाइट्रोजन, जिसको N से लिखा गया, जो कि एक अक्रिय गैस है। तो लीजिए, एक के साथ एक तोहफा, आपको पता होना चाहिए कि एक प्रश्न के कितने शिकार हो सकते हैं। तो साथियों, इन शिकारों को ध्यान में रखो, और यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आप पढ़ रहे हैं आज, आप जो आप महत्वपूर्ण चीजों को, इतनी सारी चीजें आपने देखी, उसमें समझा, तो एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते, तो प्रश्न बनाना सीखिए और उनका उत्तर निकालना सीखिए। ये दिमाग जो है इसको चलाना चाहिए, चलाते रहिए, जिससे आगे बढ़ते रहोगे। और ये लीजिए Na2SO4, पहले इसका नाम बता दीजिए। Na2SO4 मतलब दोस्तों सोडियम सल्फेट, ये लीजिए सोडियम सल्फेट। चलिए Na2SO4, आगे बढ़ो। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अब ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं। इधर भी दो तत्व Na2 और SO4, इधर भी दो BaCl2। ये बात तो तय हो गई कि द्विविस्थापन है, ये बात तो तय हो गई है, क्या है? द्विविस्थापन। पर मुझे विकल्प में द्विविस्थापन तो दिख ही नहीं रहा है, मुझे विकल्प में द्विविस्थापन नहीं दिख रहा। दो तत्व थे, आदान प्रदान होते दिखाई दे रहे हैं, पर द्विविस्थापन मुझे नहीं दिखा। मुझे लगता है कि इस अभिक्रिया में लिखा है BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बन रहा है, श्वेत अवक्षेप बन रहा है BaSO4। BaSO4 एक श्वेत अवक्षेप बना, NaCl जो कि जल में घुलनशील है, NaCl साधारण नमक, जल में क्या है? घुलनशील। बता दूं आपको, जल में घुलनशील है कौन? NaCl। NaCl जल में घुलनशील है, बिल्कुल। सोडियम क्लोराइड जल में घुलनशील है, मतलब इसका मतलब कौन नहीं घुलेगा? कौन नहीं घुलेगा? साथियों, दिख रहा है उत्तर BaSO4। वो खुद ही कह रहा है कि अवक्षेप बन रहा है, जो कि जल में क्या होता है? अविलय होता है। जल में क्या होता है? अविलय, अर्थात नहीं घुलता है। अवक्षेप सफेद रंग का अवक्षेप, कैसे रंग का? सफेद, मतलब व्हाइट रंग का एक अवक्षेप बना। और अवक्षेप बनने की प्रक्रिया, अवक्षेप बनने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है यहां पर अवक्षेपण अभिक्रिया। बिल्कुल ठीक। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहा? अवक्षेप बनने की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? अवक्षेप बनने की प्रक्रिया को कहा अवक्षेपण अभिक्रिया। साथियों, वियोजन, जिसका अर्थ बता बता के थक चुका हूं कि वियोजन और अपघटन एक ही अभिक्रिया है, और दोनों का अर्थ होता है टूटना, अर्थात किसी यौगिक का दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाना कहलाता है वियोजन या अपघटन। बात करूंगा संयोजन, अर्थ होता है जुड़ना। इसे योगात्मक, योगशील या संयुग्मन, एडिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको कहा संयोजन अभिक्रिया। फिलहाल यहां पर अवक्षेप बन रहा है, तो मुझे इसको कहना पड़ेगा अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। बढ़ते बढ़ते मुझे पता चला 2HI, हाइड्रोजन पराऑक्साइड और पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, और इनसे हमारी रक्षा कर रहा है ओजोन। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज,
इनको कहा जाता है यूवी रेज। ध्यान दीजिएगा, पराबैंगनी किरणें अर्थात कौन सी रेज? यूवी रेज की बात कर रहा हूं, पराबैंगनी किरणें अर्थात यूवी रेज। अब ये पढ़ने पर H2 अलग I2 अलग, ये बात तो कंफर्म हो गई कि यह वियोजन अभिक्रिया है। बिल्कुल कंफर्म हो गई कि यह वियोजन अभिक्रिया है। पर विकल्प देख लूं, प्रकाशीय अपघटन, वियोजन, संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो पहले ही काट दूं, क्योंकि जुड़ना तो है ही नहीं और जुड़ना नहीं है। जैसे दो पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे यहां पर जुड़ना या संयोजन, संयुग्मन, योगात्मक, कुछ भी कहो आप इसको, वियोजन हो सकती है। पर देखो उपला विकल्प जो है, ए जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, अपघटन, वो भी तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि प्रकाश के कारण सूर्य के प्रकाश के कारण जो है वो विघटन हो रहा है। सूर्य के प्रकाश के कारण अगर विघटन हो रहा है, इसका मतलब है कि वह कहलाता है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश के कारण, इसका मतलब पराबैंगनी किरण आई, हानिकारक जब पराबैंगनी किरणें आई, इसका मतलब है कि वह प्रकाशीय वियोजन। केवल आप इसको वियोजन नहीं कहोगे, जब वियोजन भी दे रखा है और जब प्रकाशीय वियोजन भी दे रखा है और विघटन अगर सूर्य के प्रकाश के कारण हुआ है, तो आपको चयन करना है वहां पर कि वह रिएक्शन जो है वो क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। कारण क्या? क्योंकि यह विघटन जो है वह सूर्य के प्रकाश के कारण हुआ और प्रकाश के कारण हुआ, क्योंकि वियोजन को ही कहा जाता है अपघटन, क्योंकि वियोजन को ही कहा जाता है अपघटन। इसका मतलब है कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया ही उस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है हमारी कहानी में। चूने से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बूझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करके, क्या बात है, जबरदस्त प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न। ये तो मक्खन वाला प्रश्न हो गया हमारा। तो चूने से दीवारों पर सफेदी करने पर आपने सफेदी की, सफेदी के लिए आपने काम में लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ठीक लिखा है यहां पर, अभिक्रिया करके और एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाया जो दीवार को चमकदार बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ क्रिया करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत और उत्सर्जित होता है जल। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा है, बिल्कुल गलत। कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो नहीं सकता, इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनेगी। किसकी परत बनेगी? कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की यहां पर बनने जा रही है परत। तो यही इसका सही विकल्प होगा। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल ठीक दोस्तों, चलते हैं आगे और बढ़ाते हैं आगे। मेरा अगला प्रश्न जो विकृत गंधिता से नजर आ रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा यहां पर प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा, विकृत गंधी कहीं दिखा, इसका मतलब है प्रश्न जो है वो विकृत गंधिता से जुड़ा हुआ है। क्या कहता है जरा ध्यान दें, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त या जिसको कहते हैं तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब तेलीय पदार्थ को जब आप लंबे समय तक रखते हो तो वह विकृत गंधी हो जाते हैं। अब आपको इसका मतलब तो मुझे बताना पड़ेगा कि जिसका स्वाद बदल गया, जिसका स्वाद बदल गया, जिसके गंध में बदलाव आ गया, जिसका स्वाद बदल गया, जिसके गंध में बदलाव आ गया, मतलब अब वो खाने योग्य नहीं रहा, अब वो खाने योग्य नहीं रहा। और जब कोई पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है, इसका मतलब वो क्या हो गया? विकृत गंधी। इसका मतलब ये क्यों हुआ? उपचयन के कारण, अपचयन के कारण, अवक्षेप के कारण या विस्थापन के कारण। साथियों, विस्थापन का अर्थ होता है हटाना, ये तो कतई नहीं हो सकता। हटाने से क्या होगा? अवक्षेपण का मतलब होता है एक अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बनना जो कि अविलय होता है। अवक्षेप बनना, अवक्षेप क्या होता है? अविलय, अघुलनशील, जो पानी में नहीं घुलता, उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये भी नहीं। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन में कमी अपचयन कहलाता है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो जब तेलीय पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो वो हो जाते हैं उपचयित। क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाना, इसका मतलब किसी पदार्थ का, किसी तेलीय पदार्थ का उपचयित हो जाना, अर्थात उपचयन अभिक्रिया, या जिसका एक और नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या जिसको आप बोल सकते हो साथियों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो विकृत गंधी अर्थात खराब हो जाना, और किसके कारण? ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब होना।
इसीलिए इसको कहा गया उपचयन अभिक्रिया। बिल्कुल एक एक पॉइंट का एक एक भाग, चाहे कोई भी विकल्प हो, हमें उसका पूरा पूरा ध्यान में रखना है। कोई भी हो सकता है, चारों में से एक चयन करना, यही सबसे बड़ी और सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। और आपको बड़ी ही सावधानी के साथ इसको करना है, बहुत ही बखूबी करना है कि यह है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, उसके सारे रीजन हमें देखना है, कौन क्यों है, सारी चीजें जब आप पता करोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न एक अनुपात जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कोई गणित का प्रश्न आ गया हो गलती से। चलिए देखते हैं एक बार प्रश्न। अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से, अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन, विच्छेदन का मतलब क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अम्लीय जल का विघटन हो गया। विच्छेदन का मतलब क्या होता है, विघटन। कब, विद्युत धारा देने से। दोस्तों अगर आप यहां पर विद्युत धारा दोगे, विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, तो मुझे पता है कि 2H2 प्लस O2 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2H2 मतलब H2 कितना है, यहां पर 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 2:1 मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। H2 जो है वो कितना है, 2 है, तो लिख दिया ना 2। O2 कितना है, 1 ही है ना, ये O2 1 है, तो O2 यहां पर 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं, लिख दिया 1, तो 2:1, तो 2:1 यहां पर लिखा है। H2 और O2 का अनुपात, H2 और O2 का अनुपात, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की दुगुनी है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन की दुगुनी है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ऑक्सीजन की दुगुनी अगर हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब है साथियों यहां पर अनुपात क्या बन गया, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो 2:1 जो है, जो भी टिक करेगा उसको मिलेंगे पूरे पूरे अंक। ठीक है साथियों, अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। हम जमीन पर बैठे बैठे आसमान देखने की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी धरातल पर रहो। सपने तो बड़े ऊंचे हैं, उड़ान बड़ी ऊंची है, पर यूं बैठकर आसमान देखना मतलब केवल स्वप्न देखना, केवल सपनों को ही देखना, उनको निहारना, ऐसा नहीं करना दोस्तों। उन सपनों में जान डालनी है, उनमें ताकत डालनी है, लगातार एफर्ट्स करने हैं, प्रयास करते रहना है, भले असफलता मिले फिर भी प्रयास करते जाना है। तो यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को, जमाना सिर्फ उड़ते हुए देखना चाहता है। मतलब जो जमाना है वो हमें केवल एक शख्सियत, एक कामयाब इंसान के रूप में हमें देखना चाहता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो MCQ सीरीज थी, जिसको आपने देखा फटाफट से, तो उसको और मजबूत करिए, और इसी प्रकार अन्य अध्याय के जो प्रश्न है MCQ, उनको भी अपने आप मजबूत करिए, बहुत बेहतरीन करिए, खुद को स्ट्रांग बनाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।